कोविड एक्सपर्ट हम क्यों इनको कहते हैं वो भी हम इनसे पूछेंगे और इनका वेरिएंट के बारे में बहुत बात हो रही है और डोज कौन सी लगानी चाहिए, क्या होना चाहिए? जैसे कि आप लोग सुनते रहे होंगे डेल्टा प्लस और डेल्टा और फिर अभी ओमिक्रॉन का आप सुन रहे हैं। मतलब ये कि वायरस की कौन-सी शक्ल है? इसका ऐसा होता था कि मरीज़ मर रहा होता था और उसको शीशों के पीछे डॉक्टर्स पीपी पहन के आके मैनेज करते थे घर वालों से वो ऐसे कीजिए, ऐसे चला जाएगा तो बात किए बगैर ही चला जाएगा। देखिए अब मास्क और मास्क। ये गाउन ये मस्ट हो गया या हम जैसे हम्म। और अभी तो मैं अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे कोविड फैसिलिटी में ही मैं काम कर रही हूँ और मैंने इसको पूरी तरह से जिस हद तक हो सकता था, मैंने अपनी कोशिश की। सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं जिनके साथ मैं ये जूम सेशन कर रहा हूँ वो डॉक्टर सना है। डॉक्टर सना से मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि वो आ जाएं, हमारे लिए टाइम निकालें, क्योंकि ये जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक ओमिक्रॉन के हवाले से है, कोरोना के हवाले से है और बूस्टर डोज के हवाले से भी है। और बहुत से क्वेश्चंस हमें मिले जो शी इज़ द एक्सपर्ट पर्सन जो हमें इस पे बेस्ट बता सकती हैं। सो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोविड एक्सपर्ट हम क्यों इनको कहते हैं वो भी हम इनसे पूछेंगे और इनका जो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है कोविड के हवाले से। सो मकसद ये है कि जो लोग आजकल काफ़ी परेशान हैं, ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान में भी, जबकि दुनिया में एक टोटली चेंज आ रहा है। इंग्लैंड और आयरलैंड ने कल अपने सारे एसओपीज ख़त्म करने का ऐलान किया। सो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, तो इन्होंने टाइम निकाला बड़ा मुश्किल से और शी इज़ अ वेरी बिजी पर्सन। थोड़ा सा डॉक्टर साहबा मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमें करा दें और फिर हम कुछ आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं। सो आप काइंडली बताएं अपनी ग्रेजुएशन, अपनी स्पेशलाइजेशन और वर्क प्लेस के बारे में इफ पॉसिबल। Thank you so much, Dr. Zishan, for letting me talk on this important issue और rising जैसे कि आपके सामने ही है आजकल ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बहुत बात हो रही है और ख़ास तौर पे many of the people are very much you know कंफ्यूज्ड हैं कि बूस्टर डोज़ कौन-सी लगानी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने दिन बाद होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पे एक थोड़ी-सी बात हो जाए। I'm basically a medical specialist and internist, and I've been working in COVID ICU and COVID managing COVID patients for last 1.5 years since the pandemic started. एंड तो इस लिहाज से कोविड के बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस है फिर मैनेजिंग फॉलोअप पेशेंट्स एंड वैक्सीन रिलेटेड ऑल इश्यूज जो भी पेशेंट्स को होते हैं। चले, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट एंड थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। सवाल शुरू करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है। सो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि कितने वेरिएंट्स हैं, कितने आ चुके हैं, कितने आएंगे, और ये और ओमिक्रॉन डेल्टा से कितना फर्क है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए जो ये वायरस है कोविड जितने भी कोरोना वायरस हैं जितने भी कोरोना टाइप ऑफ वायरसेस हैं वो दे आर वेरी नोटोरियस फॉर म्यूटेशन सो अच्छा। दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप म्यूटेशन का मतलब यही होता है कि वो अपनी शेप को बदल लेते हैं तो एक तो वो कोविड था जो प्रिलिमिनरी जिसने पूरी दुनिया को इन्फेक्ट किया उसके बाद मुख्तलिफ वेरिएंट आते रहे हैं जैसे कि आप लोग सुनते रहे होंगे डेल्टा प्लस और डेल्टा और फिर अभी ओमिक्रॉन का आप सुन रहे हैं तो इस टाइम पे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट तो डेल्टा है प्रिडोमिनेंट वेरिएंट का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में करंटली जिससे लोग इन्फेक्टेड हैं लेकिन WHO एक टर्म यूज करती है वेरिएंट ऑफ कंसर्न वेरिएशन तो बहुत सारी होती रहती है वायरस में वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो वेरिएंट होता है जिसमें कुछ इस किस्म की म्यूटेशंस हो सकती हैं जो कि डिजीज की इन्फेक्टिविटी या सिवेरिटी को मुतासिर कर सकती हैं यानी कि कितने ज़्यादा लोगों को जल्दी जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है वायरस या मजीद सिवेर हो सकता है या लेस सिवेर हो सकता है तो उनको कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो अभी करंटली तो आपके सामने ही है वेरिएंट ऑफ कंसर्न आजकल जो है वो ओमिक्रॉन है और ये लेट नवंबर में साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुआ था और करंटली अभी इस पे ही WHO फोकस कर रही है क्योंकि इसकी जो अभी देखा गया है अब तक तकरीबन नवंबर लेट नवंबर से लेके दिसंबर और फिर जनवरी भी अब आखिर में जा रहा है इसमें देखा गया कि इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है अच्छा। इट्स स्प्रेडिंग वेरी फास्ट
तो शायद इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न पे डब्ल्यूएचओ अपना तमाम फोकस और जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ जो हमारी एनसीओसी बनी हुई है, फिर वो उस जो फास्ट स्प्रेडिंग वेरिएंट होता है उसी पे कंसर्न होता है और उसी की तरफ सारी मतलब अपनी जितनी वर्क फोर्स है उसे कंट्रोल कैसे करना है, वैक्सीन ऑफ कैसे उसे वैक्सीन कौन कौन सी इसमें गारामद होंगी, तो वो सारा कंसर्न उसी तरफ होता है। दूसरा, मैं इसी के हवाले से दूसरा सवाल पूछूंगा, वो ये है कि इसमें और डेल्टा में क्या फर्क है? मरीज के जानने के लिए आप बताएं कि एक आम बंदा जो कि लेमैन है, डॉक्टर नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कि पहले मुझे डेल्टा था या अब ओमिक्रॉन है, तो उसको कैसे समझ आएगी? असल में जो किसी भी वेरिएंट का जानना कि वो डिजीज का मतलब ये कि वायरस की कौन सी शक्ल है, इसका जानना जो है ना वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मैनेज करने वाले डॉक्टर के लिए भी नहीं होता। ओके। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आम लोगों के लिए भी नहीं है। ये जो वेरिएंट्स के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन डिफरेंट आती है और हमें मतलब सोशल मीडिया पे भी हम पढ़ते हैं, वो बेसिकली डब्ल्यूएचओ या जितने भी इस तरह से हैं इदारे हैं वो इसलिए उसको पब्लिश भी करते हैं, वो सारा कुछ वो अपनी जो भी स्टडीज हो रही है तो इसको पब्लिश करते हैं। और ये बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकली यानी कि फैलेगा कैसे, इसको कंट्रोल ओवरऑल मैस लेवल पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है ना, तो पॉलिसी मेकिंग के लिए बेसिकली ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ओमिक्रॉन भी जो है अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी उसमें ये है कि जब कोई वेरिएंट आता है तो उसका बिहेवियर अगले उसके आने के कुछ वीक्स में पता चलता है। तो जैसे कि अब ये नवंबर के एंड पे आया तो दिसंबर में इसका बिहेवियर इसको क्लोजली स्टडी किया गया। लोग डिफरेंट डॉक्टर्स जो मैनेज कर रहे हैं पेशेंट्स को वो भी स्टडी कर रहे हैं, और जो डिफरेंट इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इसको स्टडी करेंगे इसका बिहेवियर कैसा हो ना। तो ये बिहेवियर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि ओवरऑल मैस लेवल पे, हॉस्पिटल्स पे, कंट्रीज लेवल पे आप इसको मैनेज कैसे करेंगे डिजीज को। जहां तक देखा जाता है कि किसी पेशेंट के लेवल पे या एक सिंगल डॉक्टर जो कि इसको मैनेज कर रहा होता है, जो पिछले अब तक जितने वेरिएंट आए हैं इसके उनमें कोई खास फर्क नहीं था। मतलब ये कि मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही थे, उनका वही उनका बिहेवियर सिम्टम्स वाइज भी सिमिलर था, सिवाय इसके कि जो डेल्टा है और डेल्टा प्लस है उनकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा थी, लेकिन उनकी सिवेरिटी में कोई एक्स्ट्रा फर्क नहीं था जो देखा गया। जो लास्ट हमारे पास वायरस था जिसमें जो लास्ट वेव में वायरस प्रिडोमिनेंट था, उसमें ये था कि उसने थोड़ा सा लंग्स को लॉन्ग टर्म डैमेज ज्यादा किया। यानी हम पहले ये देखा करते थे कि जो भी वेरिएंट्स आते थे मरीज 3 से 4 हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते में ऑक्सीजन डिपेंडेंसी खत्म हो जाती थी और लंग्स में जो डैमेज था वो भी रिकवर हो जाता था। लेकिन जो अभी हमारी लास्ट वेव गुजरी, फोर्थ वेव, उसमें जो पेशेंट थे वो लॉन्ग टर्म लंग डैमेज और फाइब्रोसिस पे गए काफी सारे, और उनकी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी नहीं कम हो पाती थी, हम डिस्चार्ज नहीं कर पाते थे पेशेंट को। ये अच्छा, है। ये जो आप कह रही हैं, ये डेल्टा में ऐसा हुआ कि वो बहुत देर तक हॉस्पिटल एडमिट रहे, और मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वो देर तक हॉस्पिटल एडमिट रहे और बाद में उनके लंग्स में जो डैमेज था वो भी काफी अरसे तक चलता रहा, वो नजर आया कि ये। जी जी, उसको हम नॉन स्पेसिफिक फाइब्रोसिस कहते हैं जो लंग से के बाद में हो जाता है। तो वो काफी सारे मरीज में देखने मिला। ये मैं अपने सेंटर में मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी। ओवरऑल अभी इस पे एक यानी कि जाहिर है जब पिछली वेव की अभी स्टडीज पब्लिश हो रही हैं और उस पे देखा जा रहा है कि क्या उसकी वजूहात होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। जो भी आप काम करते हैं 3 to 4 months लग जाते हैं जो काम आता है उसमें। ठीक। अच्छा, अब हम आजकल चलते हैं, जैसे अब जनवरी है और अभी रोज कल मैं देख रहा था कि कराची में पॉजिटिविटी रेट इज 46% प्लस। सो जी जी। एक क्या सिम्टम्स आ रहे हैं ओमिक्रॉन पॉजिटिव बंदा, उसके क्या अलामात क्या हैं? इसमें जो है ओमिक्रॉन जो इस वेरिएंट ऑफ में यही देखा जा रहा है कि ये इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। मैंने भी इसको देखा कि मतलब अभी रिसेंटली मेरे सेंटर पे तकरीबन 4 या 5 डॉक्टर्स पॉजिटिव है। यानी कि आप लोग ऐसे आप बैठ के आपने चाय पी, कुछ देर आपका कांटेक्ट हुआ और पीपल गेट पॉजिटिव, तो इस तरह फैमिलीज पॉजिटिव, तो इस वजह से प्रोबेबली आपको इतनी इन्फेक्टिविटी इतने परसेंट नजर आ रही है, नहीं इतनी ज्यादा नजर आ रही है जैसे कराची में इतनी ज्यादा हो गई, क्योंकि इनफैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये एक अलामात क्या होंगी? उसको बुखार होगा, खांसी होगी, या सिर्फ एक चीज होगी, देखिए ज्यादा चीजें जो नहीं होंगी?
कोविड जो है ना, कोविड का वैसे ये है कि इसकी जो तकरीबन इसमें 83 to 93%, 99% बल्कि फीवर होता है। ओके। कफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कोविड इन्फेक्शन का। जो इसके बाकी लेस कॉमन सिम्टम और बहुत उसके अलावा जो कॉमन है वो बॉडी एक्स और इसके अलावा आपकी फटीग हो गई, ये है। जो लेसर कॉमन सिम्टम्स आते हैं उसमें ये कि पेशेंट को सोर थ्रोट हो सकता है, फ्लू हो सकता है, लोगों को डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट। अब बहुत नीचे चला गया लेकिन लॉस ऑफ टेस्ट इसी तरह से जैसे कि ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है लेकिन हो सकते अच्छा, ये हैं। नहीं और एब्डोमिनल पेन हो सकती है, मैं ये हेडेक हो जानना सकता है। चाहता हूँ, हेडेक भी आपने कहा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा है जो कि लेट सपोज के वैक्सीनेटेड नहीं है, दो तरह की हम चीजें सोचते हैं कि वैसे तो वैक्सीनेटेड लोग भी हैं, एक वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उसे अगर आजकल के टाइम में बुखार हो और सिर्फ बुखार हो तो वो जाकर अपनी पीसीआर करवा ले, या बुखार के साथ उसको खांसी होना जरूरी है, कोई एक आधी दो चीजों का कम्बिनेशन होना जरूरी है, इस पे बताइए जरा। देखिए, बुखार की तो बहुत सारी वजूहात होती है ना, खाली बुखार की बहुत सारी वजूहात होती हैं। दूसरा ये कि हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं और इस मौसम में जहाँ के मौसम बदल रहा है, आपने देखा ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो कोविड के अलावा और बहुत सारे वायरसेस भी ऐसे हैं जो कि प्रिवेल कर रहे होते हैं सोसाइटी में, लाइक इन्फ्लुएंजा हो गया और इस तरह से माइल्ड कोल्ड जैसे कॉमन कोल्ड होती है, ये होते। तो खाली फीवर जो है ना वो ये नहीं है कि उसमें आपने है तो आपने अपना जाके कोविड का टेस्ट करवा लेना। दूसरा ये कि मैंने ये चीज देखी, जो मैं अपनी एज अ प्रैक्टिशनर मैंने देखा कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं ना उनको अगर हुआ भी कोविड हुआ, डेफिनेटली हुआ, तो लेकिन वो माइल्ड से मॉडरेट तक गया, ज्यादा लोगों में सिवेरिटी नहीं देखी गई। जो नॉन वैक्सीनेटेड थे उसमें ये है कि ज्यादातर जो पिछली वेव में डेथ्स हुई वो ज्यादातर उन्हीं पेशेंट्स की थी। मेरे पास तो आते ही वो थे जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। जी। क्योंकि माइल्ड मॉडरेट स्वेयर तो सारा मेडिकल टर्म्स हैं, आम अलामात में जैसे अगर आम देखने वाला बंदा समझना चाहेगा कि उसको पिछले साल 2020 में 21 में और अब 22 में माइल्ड मॉडरेट स्वेयर को आप कैसे देखती हैं? 20 में जो लोग आ रहे थे वो बहुत खांस रहे थे, बहुत बुखार ज्यादा था, फिर 21 में डायरिया आ गया बीच में, 22 में क्या चीज कम है? इसको जरा आप अपने एक्सपीरियंस में कैसे देखती हैं? अगर मैं इसको अभी इस तरह के जो अभी करंट पैंडेमिक हो रही है विद दिस वेरिएंट, अगर इसको मैं फोकस करूं जो अभी हो रही है उस पे, तो उसमें ज्यादातर अब तक तो जो मैं देख रही थी, यानी कि कल तक, कल से भी आगे एक दिन पहले तक मैं जो देख रही थी, मैं देख रही थी कि बल्कि सभी ये देख रहे थे कि केसेस जो थे वो माइल्ड थे। हम्म। माइल्ड केसेस का मतलब उसकी दो रीजन हो सकती थी। एक तो ये रीजन है कि वायरस जो है वो है ही, बीमारी ही माइल्ड करता है, यानी इसमें कोई म्यूटेशंस हुई हैं जो कि वो बीमारी ही माइल्ड करता है। दूसरी रीजन ये कि काफी सारे वैक्सीनेटेड लोग, अभी काफी हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, तो ये एक रीजन हो सकती है कि उसके उसके माइल्ड माइल्ड से मुराद ये कि ज्यादातर लोगों को उसमें फीवर आ रहा था और फीवर के साथ फ्लू था और हल्का सोर थ्रोट आता था और कफ आती थी, लेकिन वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फिर आगे ये कि जैसे लोगों को ये कॉमनली पता है कि सैचुरेशन कम हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, और ये चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन अब फॉर द लास्ट 1 or 2 days में मैं जो थोड़ा मैंने अपने सेंटर पे ऑब्जर्व किया, जो इसकी सिवेरिटी है वो बढ़ गई है, यानी मॉडरेट से सिवियर अब एडमिशन हमारे पास हो रहे हैं, यानी कि थोड़े लोग सांस खराब के साथ और लंग डैमेज से ज़्यादा आना शुरू हो गए। और ये हर वेरिएंट में ही ऐसा होता है, यानी पिछली पीक्स में भी ऐसा ही होता था कि जब शुरू होने लगता था तो माइल्डर केसेस होते थे, बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होते थे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता से सिवियर केसेस आने शुरू हो जाते थे। तो ये वैसे एक जो स्पेयर अब इसमें आ रहे हैं, फिनोमेनन है। जैसे आपने हेडेक कहा। मैं देख रही हूँ कि हेडेक बहुत ज़्यादा है लोग। जी, अच्छा। इस दफ़ा हेडेक काफ़ी ज़्यादा है लोग। हेडेक ज्यादा है, ये आप कंपेयर जी। कर रही हैं 2020 2021 जी, जी। को आपका? अच्छा। ये जैसे कि कुछ पिछले से पिछले दफ़ा में लोगों को ऐसे कुछ लोगों को था कि जैसे अब्डोमिनल पेन, डायरिया हुआ करता था ज़्यादा। इस दफ़ा मैं ये देख रही हूँ कि हेडेक के साथ की कंप्लेंट के साथ काफ़ी लोग हैं, जो कहते हैं कि ये हमें हेडेक्स बुखार होते भी हैं, ये कहते हैं। है, सांस खराब भी है और हेडेक भी है, लेकिन बुखार सांस इतना ज्यादा नहीं है, तो जी, इसमें। सांस इतना ज़्यादा नहीं है, बुखार तो ख़ैर है क्योंकि वो तो है अच्छा, ही, बुखार तो है। कोविड में 99% तक लोगों को फ़ीवर होता है। हाँ, बुखार विदाउट हो। फ़ीवर कम ही लोग, हाँ। अच्छा, इसी से कनेक्ट करते हैं, हम भी सारे डॉक्टर्स एक गैदरिंग पे थे पिछले दिनों, एक सारे डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग थे, और उसके बाद हम सब परेशान थे कि सबके गले खराब हो गए। गैदरिंग हुई कोई 5-10 डेज की, हमारी एक गैदरिंग थी, एकेडमिक की थी, और उसके बाद उनकी
जो है वो गले खराब हो गए एंड ऑल दैट, तो किसको बुखार की सूरत में हमें पीसीआर करवाना चाहिए, या जो दूसरी किट्स आप आजकल? सब लोगों के अब जैसा कि आप सब लोगों के गले खराब हुए, लेकिन आप सब लोगों को फीवर भी हुआ? हाँ नहीं, उसमें फीवर की कोई किसी की कंप्लेन नहीं थी। तो इसलिए प्रिडोमिनेटली कोविड में फीवर होता है। अगर अच्छा। दूसरी रीजन की वजह से सोर थ्रोट है, जैसे कुछ लोगों को साइनोसाइटिस होता है, बोस नेजल ड्रिप होती हम्म। रहती है, उसके से फीवर आ जाता है, हल्का सोर थ्रोट हो जाता है, तो उसमें जो है फिर वो कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। ज्यादा अगर फीवर फीवर कोविड में मैंने तो वैसे देखा देखे 99% बोल रही हूँ, 83 से 99% का मतलब है कि काफी सारा लोगों को फीवर होता है। पीसीआर करवाना चाहिए अगर फीवर के साथ आपको सोर थ्रोट और फिर कफ आ गई है तो। अच्छा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मेडिकल टर्म्स में भी कि फीवर के साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें गला खराब है और गले में खराश है, और इसी तरह आपको नज़ला भी कह सकते हैं, और फीवर के साथ ये है, और मे भी आप ऐड कर लें, आप गैदरिंग में आजकल सारे ही होते हैं, सब अपने जिंदगी के मामला चलाने हैं, तो फिर आप पीसीआर करवा लें, ये आपकी ये हाँ सजेशन? जी, और खास तौर पे अगर इसके साथ आपकी बॉडी एक्स और फटीग इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत बुरी बॉडी एक्स होती जी जी। हैं। यूजुअली लोग कहते हैं कि इतने सख्त जिस्म में दर्द होता है कि जैसे जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ये फिर वो टिपिकल थोड़ा सा होता जाता है, तो फिर उसमें हम पीसीआर एडवाइस करते थे। अच्छा, इसमें मैं अपना भी एक्सपीरियंस ऐड कर दूं, मुझे ये मालूम नहीं है कि आपको कोविड हुआ था कि नहीं, मुझे 5 तारीख को कोविड हुआ था 2021 में। और ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जो बॉडी एक्स थे, वो जो थकावट, जो जिस्म टूट रहा था, वो एक्सपीरियंस पहले नहीं था। और आई ऑल्सो हैड द लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, और डायरिया भी उसका पार्ट था, लेकिन वो 2021 में 5 जनवरी को आई वॉज पॉजिटिव। मैं ये कहती होती हूँ अपने पेशेंट्स को कि कोविड जब होता है ना, तो वो बता देता है कि मैं हो गया हूँ। हाँ तो ये। आपको खुद ही से पीसीआर कराना पड़ जाता है, तो ये एक बात है। इसमें फिर बहुत लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि अब हल्का फुल्का गला खराब है तो क्या करें, अब चले जाएं डॉक्टर के पास या कोविड कराएं। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब कोविड होता है तो वो अच्छा खासा मतलब बंदे को बता देता है कि मैं कोविड अब हो गया एग्जैक्टली हूँ। exactly. बिल्कुल पीसीआर सही करा आपने लिया। कहा, मेरा भी यही ख्याल था कि बीइंग इन सर्जिकल स्पेशलिटी मैं समझ रहा था कि वो मुझे हो गया होगा और कोई बात नहीं, और वो जो जब हुआ तो वाकई पता चला। लेकिन थैंकफुली वी आर सेफ नाउ एंड अलाइव एंड डूइंग आवर रूटीन वर्क। अच्छा, वापस आते हैं, वो जो पिछला सवाल था कि ओमिक्रॉन बच्चों में हो रहा है, तो क्या पहले डेल्टा और बाकी वेरिएंट्स कभी हुए, और बच्चों के क्या सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स आप देख रही हैं? बच्चों में चूंकि माइल्डर डिजीज होती है, तो और बच्चों में कॉमन कोल्ड्स और ये दूसरी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इतने ज्यादा कॉमन होते हैं, तो अक्सर बच्चों की उतनी ज्यादा टेस्टिंग भी नहीं की गई, आपने देखा होगा। तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से ये कहा जाना कि कौन से वेरिएंट्स बच्चों में ज्यादा हुए और अब देखने में आ रहा है कि बच्चों में ज्यादा हो रहे हैं, तो ये कोई बच्चों में यूजुअली टेस्टिंग उस टाइम पे की जाती है जब सेवेयर डिजीज होती है, जब बच्चे का सांस खराब होना शुरू होता है, तो वो बच्चों में देखी गई सेवियर डिजीज। लेकिन ऐसे जैसे जैसा ज्यादा बच्चे जो नियोनेट्स थे, यानी जो कि बच्चे अभी पैदा हुए थे, या कोई इन्फेंट्स में, उनमें सेवियर डिजीज देखी गई। सेवियर का मतलब ये कि लंग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हम एक टर्म यूज करते हैं कि जिसमें बिल्कुल सांस की मशीन के बगैर गुजारा नहीं होता। तो उस टाइम पे फिर टेस्टिंग की गई तो पता चला कि ये कोविड है, लेकिन वो कम थे, कम केसेस थे। और अभी भी आपके सामने ही है कि बच्चे तो बीमार हो रहे हैं, जाहिर है। कुछ लोगों को कॉमन कोल्ड बच्चों को हो रही है, कुछ को, और वायरसेस तो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं बच्चों की इस एज ग्रुप में। तो लेकिन वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, वायरल होती है, और कुछ दिनों के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो वालिदैन के लिए आपकी क्या सजेशन है ओमिक्रॉन के हवाले से, कि कब परेशान हो और कब परेशान ना हो? अब ऐसा है कि वालिदैन के लिए और वैसे सबके लिए ही ना, मेरी एक रिकमेंडेशन है, और ये है कि जब शुरू शुरू में आपके सामने कोविड-19 आया था, तो सब लोग कितना पैरानॉइड रहते थे इस बारे में कि ये कहीं मतलब किसी चीज़ टच करने से ना हो हम्म। जाए। आपने जो आप चीज़ें घर में लाते हैं, लोग वॉश करते थे, हम खुद भी ऐसे ही करते थे। एज अ डॉक्टर हम जब घर में आते थे तो हम अपने सारे कपड़ों को अच्छे से वॉश करके, और उसके बाद वॉश लेके फिर उसके बाद हम घर वालों से मिलते थे, ये सारा कुछ था। जो चीज़ मैंने कोविड फैसिलिटी में काम करते हुए ऑब्जर्व की फॉर द लास्ट 1 एंड अ हाफ ईयर, कि अगर आपने मास्क अच्छे से पहना है,
इन द गैदरिंग और लोगों से मिलते हुए भी, और अपने घर में आप सिर्फ मास्क उतारते हैं या बाहर जब गैदरिंग में होते हैं तो सिर्फ खाने पीने के लिए मतलब कुछ फ्यू मिनट्स के लिए उतारते हैं, तो कोविड नहीं होता। ठीक। ज़्यादातर लोग जो हैं तो इसलिए अगर बच्चों को भी इस तरह से हैंड वॉशिंग और ये है कि थोड़ा-सा हैंड हाइजीन के बारे में थोड़ी-सी एजुकेशन की जाए, और मास्क का, जैसे मेरे अपने भी बच्चे हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आपने मास्क नाक से नीचे नहीं करना। ठीक। तो वो आई थिंक ये एक प्रिवेंटिव मेजर अच्छा है जो कि पेरेंट्स को, क्योंकि स्कूल की एनसीओसी अब शायद डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द पीक और सेवेरिटी क्या है कि उनको क्लोज करना है कि नहीं करना। तो और दूसरा ये कि अगर बच्चे बीमार हैं तो उनको जबरदस्ती स्कूल ना भेजें आप। ये नहीं कि कुछ दिन के लिए आप उनको आइसोलेट कर सकते हैं फॉर फ्यू डेज, ताकि पता चल जाए कि इलनेस जो थी वो सेल्फ लिमिटिंग थी या बढ़ गई है, ताकि बाकी बच्चों को भी इससे इन्फेक्ट ना हो। और ये एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। ठीक है। और किस सूरत में हमें फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए बच्चों के? देखिए, अगर बच्चे का फीवर बहुत ज्यादा है, ठीक। 102 से 101 से ऊपर जा रहा है, सिंपल एंटीबायोटिक से सेटल नहीं हो रहा है, या काफी दिन हो चुके हैं फीवर को, वो सेटल नहीं हो रहे, हम्म। और इसके अलावा कफ अगर परसिस्टेंट होती जा रही है इतना कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और या इसके बाद बच्चा ड्राउजी हो रहा है या उसने खाना पीना छोड़ दिया, ये वो अलार्म सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद मुझे लगता है कि विजिट करना चाहिए फिजिशियन को। करना चाहिए कि आपके पास जो अब क्या ऐसे भी अभी आजकल केस आ रहे हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, और वो क्या बहुत सवेरे हैं, ताकि जो रह गया है वो फिर वैक्सीन करवा ले? असल में अब जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो हैं तो वैक्सीनेटेड, अच्छा। लेकिन हमारा इश्यू सबका ये है कि वैक्सीन को 6 मंथ से ऊपर गुजर गए हैं, तो इन इसकी जो इम्यूनिटी यूजुअली होती है, मतलब वो ये कि 3 से 4 मंथ और आगे थोड़ी लिंगर ऑन करती है, तो 6 मंथ से ऊपर ज्यादातर लोगों को हो गया है। जो फर्स्ट हमारी वैक्सीन की आई थी, वैक्सीन होना शुरू हुई थी एनसीओसी की तरफ से, और जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी उससे लेके अब तक, तो ठीक। मुझे लगता है कि सब लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत है अब। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ही अब बूस्टर लग रहे हैं। जिनको 6 मंथ से ऊपर हो गया है वो सब लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं। तो डेफिनेटली ये है कि अगर वैक्सीनेटेड पहले हैं तो डिजीज की सिवियरिटी कम होती है, अच्छा। इसमें तो कोई, अच्छा। लेकिन आपको पता है डिफरेंट वैक्सीन की एफिकेसी भी डिफरेंट है। जैसे हमें हाँ। हमें पहले जैसे साइनोफार्म लगी थी, साइनोवैक लगी थी, तो उनकी एफिकेसी डिफरेंट थी, तो उसके अकॉर्डिंगली यानी कि इवन वैक्सीनेटेड लोग भी इन्फेक्शन के साथ या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के साथ आ सकते हैं, ये था, लेकिन सेवेरिटी ऑफ कोर्स कम होती है। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सिनारियो है कि लेट सपोज कि एक बंदे ने वैक्सीन नहीं करवाई, वो पहले मिस हो गई, कोई बिजी था, तो अब तो वो फाइजर भी, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका सब मिल रही हैं पाकिस्तान में, तो सब वैक्सीन, अब वो करवा सकता है या जी बिल्कुल, वैक्सीन का जब ख्याल आए उसे करवा लेनी चाहिए। ठीक। ठीक। तो ये इस तरह से है, वो जैसे ही जहन में आया कि अब करवा लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा काउंसलिंग करती हूँ पेशेंट्स की, जो भी डिस्चार्ज होके जाते हैं, इवन उनको भी मैं कहती हूँ कि अब आपने बूस्टर लेना है, तो वैक्सीन जैसे ही जहन में आए कि अब जी करना चाहिए, या आपका आप इस पे, वैसे तो इसमें कोई राय नहीं है कि वैक्सीन होनी चाहिए, लेकिन अगर पहले कुछ लोग थे जो कन्विंस नहीं है, बहुत सारे हम्म। लोगों ने नहीं कराई, तो उनको जरूर करा लेनी चाहिए। अच्छा, इसी के हवाले से साथ ही एक सवाल है कि अगर एक बंदा वैक्सीनेटेड है साइनोफॉर्म से, और क्या अब वो कोई और वैक्सीन लगवा ले? वो फाइजर उस वक्त तो थी नहीं जब हम लगवाना चाह रहे थे, तो अब तो मौजूद है, तो इससे कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, बीमारी उस वक्त बिल्कुल भी नहीं? नहीं। वैसे तो आइडियली दो वैक्सीन में 3-4 मंथ से ज्यादा का गैप होना चाहिए अगर आपने डिफरेंट टाइप की वैक्सीन लेनी है तो। अच्छा। और लेकिन अब चूंकि साइनोफॉर्म जिन सबको लगी थी उन सबको 6 मंथ हो चुके हैं और 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, एनसीओसी ये रिकमेंड करता है कि 6 मंथ आपकी पहली वाली वैक्सीन को हो चुके हों, उसके बाद आपको बूस्टर लगे। और बूस्टर आप किसी भी वैक्सीन का लगा सकते हैं, बेशक फाइजर हो, बेशक मोडर्ना हो, बेशक एस्ट्राजेनेका हो, वो आप लगवा सकते हैं, अवेलेबल भी हैं, तो इसमें कोई ऐसी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि बूस्टर डोज जब आपको, अब अगर जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझे तो साइनोफॉर्म लगी थी, दोनों डोज लगी थी, उसके बाद मैंने बूस्टर फाइजर करवा ली, तो अब फाइजर तो एक डिफरेंट वैक्सीन है, अब मुझे उसकी सेकंड डोज भी करवानी चाहिए आफ्टर 30 डेज जैसे मैंने साइनोफॉर्म में किया था, या मेरे लिए एक ही काफी है, देखिए बस एक बूस्टर?
देखिए आइडियली तो ये है कि अब पूरी इम्यूनिटी तो ये है कि अब वो इम्यूनिटी अगर वेव ऑफ हो गई हुई है जो कि साइनोफार्म से डेवलप हुई थी, तो आप बूस्टर की अगर लगवाएंगे, फाइजर लगवाते हैं, जो भी वैक्सीन लगवाते हैं, तो उसको आपको पूरी कंप्लीट डोजेज उसकी ले लेनी चाहिए। लेकिन एनसीओसी जो अब फिलहाल बूस्टर सिर्फ रिकमेंड कर रही है, पहले वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कर रही थी, अब उन्होंने 18 अबव लोगों के लिए बूस्टर रिकमेंडेशन है कि वो कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। और उसमें ये है कि लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जैसे कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जिनको मुल्क से बाहर जाना होता है, या फिर जैसे कि मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपनी कंप्लीट डोज करनी चाहिए, या जिन्होंने मुल्क से बाहर जाना है उनको फाइजर ही लगवानी है, तो वो बूस्टर के अलावा एक और यानी कंप्लीट डोज बूस्टर के बाद यानी फोर्थ डोज जिसको मैं कहती हूँ वो आप ले सकते हैं, या सेकेंड डोज उस वैक्सीन की जिसका आपने बूस्टर लगवाया है। ठीक, अच्छा, इसी हवाले से डॉक्टर साहबा एक और बात है कि एक बंदे को साइनोफॉर्म लग गई और साइनोफॉर्म के बाद वो इन्फेक्ट हो गया, उसे अब इस वक्त ओमिक्रॉन कोरोना कोविड हो गया, अब वो बूस्टर लगवाना चाहता है, तो वो कितने गैप के बाद लगा ले, यानी वो हील हो जाए उसके बाद कोई एक हफ्ता वेट करे, 4 हफ्ते वेट करे, क्या है इसमें रिकमेंडेशन क्या है? इसमें ये है कि अभी करंटली इन्फेक्ट हो रहे हैं जिस भी वेरिएंट से हुए, वो हमारा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। अगर किसी को कोविड हुआ है और उसकी वो रिकवरी के 28 डेज बाद जो है वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। यानी कि जैसे अगर कोई 21 तारीख को हुआ है इनफेक्ट, तो 21 को उसका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो आज से वो 28 दिन के बाद अपनी पीसीआर टेस्ट से 28 दिन बाद या रिकवर होने के 28 दिन बाद? रिकवर होने के 28 डेज बाद, ये अच्छा, क्योंकि रिकवर। क्योंकि पीसीआर टेस्ट का भी कोई वो नहीं है कि वो कब तक नेगेटिव होता है। तो ठीक। क्योंकि बाजू का पीसीआर में ये होता है कि उसके कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से टेस्ट काफी अरसे तक पॉजिटिव आता रहता है। ठीक, तो यानी हम इसको 28 से आप कर लें कि 4 वीक्स, 38 दिन कर लें, या 40 दिन के बाद तो बूस्टर लगवा ही बस लें? 4 वीक्स इज वो कि हाँ। यानी 12 साल के बच्चे भी लगवा सकते हैं क्या बूस्टर डोज या इस तरह की चीजें? तभी गवर्नमेंट अभी तो 18 एंड अबव ही बूस्टर दे रही है। अच्छा, 18 एंड और अबव। बूस्टर, और जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं ना उनकी कंप्लीट वैक्सीन होगी, क्योंकि उनकी अभी तक हुई नहीं थी ना, तो उनकी कंप्लीट वैक्सीन हो रही हैं, जैसे कि फर्स्ट डोज लगी फाइजर और उसके बाद सेकंड डोज भी। सो एक कंसर्न ये भी बहुत आता है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अभी बूस्टर लगाएं, फिर और करें, फिर क्या करें? कुछ इसमें कोई आपका कोई कंसेंसस है? अब देखिए अगर हम इसमें पैंडेमिक्स और जो एपिडेमिक्स होती रही हैं पहले, अगर उनकी भी हम हिस्ट्री देखें पीछे, जैसे कि प्लेग थी, फिर इस तरह से इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक थी, तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 साल लग जाते हैं, जिसमें वायरस अपनी शक्ल चेंज कर करके और हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी उसमें म्यूटेशंस हो जाती हैं कि वो लेसर सिवियर डिजीज बनती जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वेव ऑफ होके खत्म हो जाती है। तो अब वैसे तो वी डू नॉट नो कि अब वायरस कल को क्या शक्ल बनाएगा, लेकिन जो पीछे से थोड़ी सी रिसर्च और ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती रहती हैं, इससे यही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता होपफुली जब सब लोग इससे इम्यून होते जाएंगे, काफी सारे लोगों को आपके सामने हो भी गया है का हम्म। ऑलमोस्ट किस हर एक वेव में लोगों को होता रहा और काफी सारे लोगों को होता रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कि इम्यूनिटी भी उसके अगेंस्ट बनती जाएगी और वायरस भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक जमाना था आज से 10 साल पहले, प्रोबेबली हमारे शहर में हम देखते थे कि हर एक दूसरे बंदे को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आता था और लोग इंजेक्शन लगवा रहे होते थे एंड ऑल दैट ये। लेकिन फिर ये है कि ज़ाहिर स्क्रीनिंग बढ़ गई, प्रिवेंटिव मेजर्स बढ़ गए, लोगों की एजुकेशन उसके बारे में बढ़ गई, लोगों ने एहतियात करनी वो सारा, और अब बहुत कम कम लोगों को ऐसा पता चलता है कि जी हाँ ये हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है या बी रिलेटेड लिवर डिजीज है और इस तरह है। इंशाल्लाह। तो एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, आइसोलेशन, ये इस पे काफी चलता रहा, स्पेशली जो ट्रेवलर्स थे, पहले लोग बाहर जाते थे और 14 डेज उनको आइसोलेट होना पड़ता था। पाकिस्तान में भी जो सफर करते थे कोविड पॉजिटिव होते थे, फिर वो 14 डेज तक आइसोलेट होते थे। आज इस वक्त 2022 जनवरी में अगर कोई पॉजिटिव होता है, तो पीसीआर पॉजिटिव आ जाए, तो उसके कितने अरसे तक वो आइसोलेट रहे? इसी के हवाले से मैं एक और चीज क्वेश्चन साथ ही अटैच कर दूं कि अगर एक गैदरिंग है, एक हॉस्पिटल है या क्लिनिक है जिसमें लेट सपोज के 6 बंदे काम करते हैं, उसमें से एक पॉजिटिव आ गया, वो तो कहीं और भी जाता है, तो बाकी 5 को क्या करना चाहिए? क्या वो पीसीआर फौरन करवा लें जैसे पहले होता था,
और या वो सिम्टम्स का इंतजार करें? तो प्लीज ये दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। इसमें ऐसा है कि डब्ल्यूएचओ ने अब जो लास्ट मंथ अपनी अपडेट में इसकी रिकमेंडेशंस को आइसोलेशन की किया है, वो ये है कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, वैसे तो अब एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन जो है वो कम ही हो गई है, यानी कि आपको कहीं ऐसा नजर नहीं आएगा कि पेशेंट पीसीआर पॉजिटिव है और उसको बिल्कुल भी सिम्टम ना आ रहे हो, कुछ ना कुछ सिम्टम उसको आ ही रहे होते हैं। हम्म। तो वो उसकी आइसोलेशन इज 10 days। और 10। अगर एक जी, और अगर एक सिम्टोमेटिक है और उसका पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है तो 10 days, और उसके बाद +3 आप कर लेंगे, यानी कि वो +3 वो डेज होंगे जो वो सिम्टम फ्री होगा। उसके बाद वो अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते। अब कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जो कि 14 दिन से सिम्टोमेटिक हैं, यानी वो घर पे रह के आपके पास आए हैं, 14-14 डेज हो गए। कुछ ऐसे हैं जिनके 20 डेज से सिम्टोमेटिक है, तो उनको फिर आप वो 20 डेज जो सिम्टोमेटिक थे उसमें आप देखेंगे कि वो मजीद कितने, अगर 3 days वो सिम्टम फ्री रहते हैं तो फिर आप उनकी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। ये इस तरह है। अच्छा अच्छा। और मैं दूसरा सवाल मेरा था कि अगर कोई 6 बंदे हों साथ, तो उसमें से वो एक पॉजिटिव आ गया, तो क्या सबको पीसीआर करवाना है या सिम्टम्स का वेट करें तो फिर करवाएं? देखिए, अगर तो बहुत सारे लोग एक जगह बैठे हैं और इन्फेक्ट हो गए हैं, अब इन्फेक्ट तो पता नहीं होता कि वो है कि, तो यूजुअली जो सिम्टम इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड या सिम्टम टाइम होता है 5 से 6 दिन में सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फिर भी कंसर्न हो रहा है तो उसमें ये है कि एक और अवेलेबिलिटी है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। तो उसमें ये है कि अगर कॉन्टैक्ट्स को उस तरह करके स्क्रीन किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली अब हम उनको स्क्रीन करते हैं जो बाय डब्ल्यूएचओ के स्टेफिस्टेशन में आते हैं कि ये सस्पेक्टेड कोविड है, तो हम उनको फिर स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन विद द पीसीआर। अच्छा अच्छा। चलें, ये तो हमने काफी 35 मिनट्स हमने ओमिक्रॉन के ऊपर बात की। अब हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। आप एक कोविड हीरो हैं और आपकी बहुत एफर्ट्स हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन्हें पूरे को एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने जब आपसे मुलाकात की थी आपके हॉस्पिटल में, तो मुझे बड़ी इंस्पायरेशन फील हुई। बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर्स ने जो रियल स्टोरीज हैं वो आपकी उससे रिलेशन है, और आप तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूंगा कि हम अब पास्ट में चलते हैं। 2020 में जब आपने कोविड के मरीज देखना शुरू किए, तो पहले तो ये बताएं कि क्या आपको कोई घर से रेजिस्टेंस हुई कि भाई ये हॉस्पिटल ज्वाइन ना करो, कोविड है? आपका अपना जहन क्या कहता था? आपकी क्या कैफियत थी? बच्चों को कैसे देखती थी आप? तो जरा थोड़ा सा ना एक फ्लैशबैक में जाएं और हमें बताएं, ताकि हमें भी वो जो है आपको सल्यूट करने का हमें भी मौका मिले। सैल्यूट तो इस तरह से है कि ये तो अब अ, मेरा ख्याल से तमाम ही, आप भी इसी प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, तमाम डॉक्टर्स जब हम मरीज को देखते हैं और उसके बाद कुछ रिकवर हो जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है, तो हर एक मरीज से मुंसलिक कहानी होती है, स्टोरीज होती हैं, और अच्छा भी लगता है जब वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक होते हैं, और दुआएं भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए हमारा प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंट ही प्रोफेशन है। और आप सब लोगों को खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा है हमारे इर्द-गिर्द कि 2020 में जब ये कोविड का नया शुरू हुआ था कि पाकिस्तान में आया, और कितनी अनसर्टेनिटी थी कि ये कैसे, मतलब कुछ लोग जैसे एकदम लॉकडाउन लग गया, 2 हफ्ते के लिए सब लोग घरों में बंद होके बैठ गए। और फिर मुझे तो याद है कि हमारा अपना जो एरिया जिसमें मैं रहती हूँ उसमें भी लॉकडाउन लग गया था, और इवन मी एंड माय हस्बैंड वी कुड नॉट गो टू द हॉस्पिटल। मतलब हम लोग अपना कार्ड दिखाते थे तो हमें कहते थे कि भाई आप अपना जाएं, आप अपने हॉस्पिटल का लेटर लेकर आएं। हालांकि हम कहते भाई हम तो हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमें तो जाना ही जाना है, अगर कोविड है भी और मरीज आते भी हैं तो हमने तो देखने हैं अगर हम कैसे। तो उस टाइम पे ये भी इतनी एक होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक अपने तौर पे काम कर रही होती है, तो एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी। और अब जो मैं ये सोचती हूँ कि उसके बाद सब लोग मिलके बैठे और उन्होंने सोचा, बड़ों बड़े भी बैठे, गवर्नमेंट लेवल पे भी लोग बैठे और एनसीओसी बनाई। तो एनसीओसी ने भी बहुत अच्छा काम किया, जहाँ तक मैं अगर पीछे से देखती हूँ, आपके सामने ही है कि वैक्सीनेशन को अगर देखें हम्म। तो कोई उस जमाने में शुरू शुरू में वैक्सीन आई थी तो आप इवन पैसे दे के भी फाइजर नहीं लगा सकते थे, अगर साइन ऑफ, मतलब जितना भी बड़ा आदमी है उसको ऐसा निजाम था नादरा का, एनसीओसी में बना दिया था कि आप जाएंगे तो आपको साइनो फॉर्म ही मिलेगी। फाइजर में पैसे भी दे दे, जितने भी पैसे दे दे, आप नहीं लगा सकते। तो ये एक चीज मुझे इससे अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छा एक मतलब कुछ चीजों से ऐसी है कि अपने अपने मुल्क में भी मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम इस तरह का काम कर सकते हैं
और फिर आपके सामने ही है कि ऑल्दो वायरस ने भी थोड़ा-सा हमारे मुल्क में थोड़ा डिफरेंटली बिहेव किया, हुँ। उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि सबने मिल के इसमें सिर्फ़ डॉक्टर्स नहीं, बहुत सारे और लोग जैसे कि बहुत दूसरी ज़िंदगी के दूसरे शोबों से लोग हैं, उन्होंने बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया इस पैंडेमिक में, अगर पीछे देखा जाए तो। फिर दूसरा शुरू-शुरू में ये था कि ये एक चीज़ थी कि जी एक खौफ़ जो मैंने देखा कि इस बीमारी से सिर्फ़ इसके लग जाने से खौफ़ और एक मौत का खौफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा था कि जी इससे तो वो उसकी एक रीज़न शायद मीडिया भी हो सकता है कि डेफ़िनेटली डिफरेंट कंट्रीज़ का जो वो बताते थे पूरी दुनिया में जी, कि जी। इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, यहाँ इतनी डेथ्स हो गई, दिल्ली इतनी डेथ्स हो गई, इतनी हाँ। डेथ्स हो गई, तो वो एक लोग भी जैसे कि मुसलसल देख-देख के न्यूज़ के अंदर और सोशल मीडिया पे देख-देख के तो वो एक एक ज़हनी तौर पे ना एक खौफ़ मैंने तो ये देखा कि जब मरीज़ हॉस्पिटल में आता है, तो उस वो एक खौफ़ लेके ही आता था और कोरोना जब हो गया तो पहले तो कुछ दिन उसको खौफ़ से निकालने में लग जाते थे कि भई ये ऑल्दो ये एक बीमारी बुरी बीमारी है, मोज़ी मर्ज़ उस तरह कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बच जाते हैं। हुँ। इसकी जो मोर्टेलिटी है वो 2% है, कम इतनी ज़्यादा नहीं है और बहुत सारे लोगों को बच के जाते देखा इवन बहुत सारी वेव्स में 85 ईयर ओल्ड, 90 ईयर ओल्ड लोग जो हैं वो बच के जाते थे, सिवियर डिज़ीज़ होती थी और ऐसा नहीं था कि हर कोई मर जाता है। तो शुरू में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती थी मरीज़ों की और आपने देखा होगा आइसोलेशंस के क्या हालात थे। बाहर के मुल्क में भी ऐसा होता था कि मरीज़ मर रहा होता था और उसको शीशों के पीछे डॉक्टर्स पीपी पहन के आके मैनेज करते थे और उनको जो है अपने घर वालों से वो ऐसे कि जी ऐसे चला जाएगा तो बात किए बगैर ही चला जाएगा। एक हाँ। आपके सामने एक वो था। लेकिन मैंने ये देखा कि एक अपने के साथ होने से इस बीमारी में बहुत ज़्यादा मदद होती है, मरीज़ का मोराल बूस्ट होता है, उसकी जो डिज़ीज़ फाइटिंग एबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है और मुझे तो लगता है कि एक अटेंडेंट का साथ होना या एक रिश्तेदार का साथ होना या अपने का साथ होना, यानी कि वो पहले जो था ना कि बिल्कुल आइसोलेट कर देना है, बस डॉक्टर ही अंदर, वो एक आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता गया और ख़ैर हमने तो अपने सेंटर में शुरू से ही एक रिश्तेदार को हम अलाउ करते थे, उससे ये कि वो खुद अपने पेशेंट की देखभाल करे और उससे बहुत बेशक हम उसको पीपी कहते थे कि आप पीपी पहने, मास्क पहने और उसके बाद तो उससे पेशेंट की रिकवरी में मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ता, बहुत ज़्यादा। सही, सही, ज़बरदस्त, बहुत ये अच्छी। है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये अब जो है ना बिल्कुल आपके सामने ही है कि वो जो आइसोलेशन का था कि आपने बिल्कुल अभी मरीज़ के हाय करीब नहीं जाना, बिल्कुल ऐसा कोई उसको देख नहीं सकता, ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म भी होता गया और ये देखा भी गया कि अगर आप पीपी पहन के साथ अटेंडेंट रहते हैं तो कम ही अगर वो बेएहतियाती करते हैं तो डेफ़िनिटली वो इन्फेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे मरीज़ के साथ हों जिसको कोरोना हो और उसके साथ आप अपनी एहतियात करते हैं, तो यूजुअली लोग पॉज़िटिव नहीं होते। ठीक। अब इसी तरह से अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कहें तो शुरू में जब पीक आती है तो कई-कई घंटे हमें अंदर जो है ना पेशेंट्स के साथ गुज़र जाते थे। स्पेशली जब हम उनका राउंड्स करते थे और उसके बाद बीच में अगर कोई पेशेंट सिक हो जाते थे जिनकी हमें ऑक्सीजन यानी गैजेट्स यूज़ करने पड़ते थे या कुछ हम और उनको वहीं पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। तो काफ़ी बात ये है कि फिर डेफ़िनेट सी बात है वो एक थोड़ा-सा ज़हन में होता तो है कि बच्चे हैं घर में या वो छोटे हैं तो वो आएँगे तो आप अगर उनके और वो मेरा ख़्याल है कि वो अभी भी है ज़हन में, वो अभी ये कि अगर ये कि मैं कह दूँ कि वो ख़त्म हो गया है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, यानी आई स्टिल कम टू होम एंड चेंज माय क्लोथ्स और उसके बाद मैं अपने बच्चों से वो मिलती हूँ। ऑल्दो हालाँकि मुझे पता है कि अब जब तक डायरेक्टली ड्रॉपलेट और या उसका एक्सपोज़र नहीं होता तो कोविड नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो एक ज़हन में एक थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी मुझे लगता है एज़ अ मदर शायद रहती है और वो रहेगी भी शायद अगर कोविड कितना भी आम ना हो जाए तो ये एक है। चलें, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू एंड ह्यूज सैक्रिफाइस फॉर द ह्यूमैनिटी। ये तो डॉक्टर का काम है। तो बिल्कुल। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी एफर्ट्स की। अब हम थोड़ा सा क्लोज ख़त्म करते हैं। बस बहुत अच्छा आपने बताया, हमें बड़ी डिटेल्स बताई, टाइम बहुत दिया आपकी बिजी लाइफ में। और आजकल आप जैसे कह रही हैं कि कोविड फिर से ओमिक्रॉन पीक पे है, आपके वार्ड में बहुत से लोग जमा हैं, सारे लोग। बस वन लाइनर ये है कि मास्क पहने, मेरा ख्याल है। और दूसरा ये है कि जो
वैक्सीनेटेड हैं वो बूस्टर लगवा लें, और जो बिल्कुल भी वैक्सीनेटेड नहीं है वो वैक्सीन लगा लें। इट्स अवेलेबल, निज़ाम अच्छा चल रहा है। और जैसे फेमस है कि घबराना नहीं है, और अब काफ़ी हम्म। डिजीज़ की हमें भी समझ एक आ गई। चीज मैं कहना चाहूंगी, जिन जी। लोगों को सॉरी ऐड करना चाहूंगी, जिनको कोविड हो जाता है, ठीक है। वो एक जो परेशानी दिमाग में हो जाती है कि अब हम बिल्कुल हाँ। ठीक नहीं होने वाले, या हाँ। कुछ लोग मरीज तो इतने परेशान होते थे कि वो कहते थे हमने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाना, हमें वैसे ही मर जाने दो। मतलब वो जहन में पहले से ही आके रखते थे। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि फॉर द लास्ट 1.5 year आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट जो कि बिल्कुल सिवियर और क्रिटिकल इलनेस से वो रिकवर हो गए, हम्म। और उसके बाद वो डिस्चार्ज हुए। और उनके साथ उनके घर वाले भी होते थे, और वो मैं जैसे उनको कहती थी, अब मैं जाते हुए कहती थी अल्लाह ने आपको एक और जिंदगी दे दी। तो इसलिए वो कोई ऐसा जहन में सब लोग ये, अगर किसी को हो भी जाता है तो कोई मेरा ये ख्याल है कि बहुत हाँ। सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ, और ऐसे भी होते हैं जो अपना टेस्ट ही नहीं कराते, सिम्टम लेके हाँ। बैठे रहते हैं, और फिर काफी ज्यादा। मेरा ये ख्याल है कि जैसे अगर आपको लगे कि आपको इस तरह का है, आप फौरन से पहले टेस्ट कराएं। और जो मैंने अपने उसमें ऑब्जर्व किया अपनी इस कोविड प्रैक्टिस में, वो ये था कि इसको आप जितनी जल्दी ट्रीट कर लें उतनी जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर ठीक। आपने इवन सिवियर डिजीज के साथ भी आया, आपने फॉरन मैनेज कर लिया, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब ठीक। डिजीज प्रोलॉन्ग हो गई और लंग डैमेज होना शुरू हो गया, तो फिर वो जाहिर है उस तरह रिकवरी के चांसेस कम होते जाते और अपनी सेहत का ख्याल भी रखें, फ्यूचरिस्टिकली स्मोकिंग से परहेज करें, एक्सरसाइज करें, हैं। बिल्कुल। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें। क्योंकि आपको पता है, अब तो सबको ये बात पता चल गई होगी कि ये ऐसी जैसे स्मोकर्स हो गए, या कोमॉर्बिड जिनमें ज्यादा होती है, डायबिटिक्स होते हैं, या ओबेसिटी जिनमें ज्यादा होती है, या और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, उनमें इससे सफर करने का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहबा, आखिर बस हम आखिर की तरफ चल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वैसे आपकी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस भी है जहां आप अपने हॉस्पिटल ड्यूटीज के अलावा भी, अगर पेशेंट्स आपसे कोविड के अलावा भी दिखाना चाहें, यू आर अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो वो आपसे कैसे रब्ता कर लें? आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस कहाँ है और वर्किंग आवर्स क्या हैं वहाँ के? आई ऑल्सो डू, मैं अपनी इवनिंग प्रैक्टिस करती हूँ, आई ऑन माई एट माई ओन प्लेस। अच्छा तो अच्छा। उसमें कोविड, क्योंकि मैं बेसिकली इंटर्निस्ट हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, तो कोविड के अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और इसी तरह जो दूसरी बीमारियाँ होती हैं उनको मैं देखती हूँ कोविड के अलावा भी। तो ठीक। उसमें ये है कि आई कैन शेयर द लिंक, जो हाँ, भी मेरे है। पास है, मैं अभी इसी में ऐड कर दूंगा ऑल द डिटेल्स वेयर यू आर अवेलेबल। सो थैंक यू वेरी मच जी। हम बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरी जो है एक ऑफर को कबूल किया कि यू आर हेयर। और आपने बहुत अच्छी टॉक थी ये, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी फ्लुएंट, बहुत अच्छी सारी चीज़ें हमने एड्रेस की, कवर की। इससे ऐसा रखा है कि इसको लोग देख भी लें और उससे फ़ायदा भी उठा लें, मैसेज स्प्रेड हो। तो दूसरा, आपकी जितनी एफर्ट्स थी कोविड के लिए आज तक, तो मी बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर एंड आल्सो बीइंग अ पाकिस्तानी फेलो सिटीजन के तौर पर भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कौमी फरीजा भी, इंसानियत का फरीजा भी बहुत अच्छा अंजाम दिया। थैंक यू वेरी मच। और अपनी कोशिशें जारी रखें, हमें आपकी बहुत जरूरत है। एक दफा, एक टाइम पे ऐसा टाइम था कि जब मैं कोविड पेशेंट्स नहीं देख रही थी फॉर सम रीजन, और कोविड पेंडेमिक आ गया था, और उस टाइम पे मुझे ये चीज बड़ी फील होती थी कि प्रोबेबली ये मेरा कोई फर्ज है जो कि पूरा नहीं हो रहा। हम्म। और अभी तो मैं अल्लाह मियां का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियां ने मुझे कोविड फैसिलिटी में ही मैं काम कर रही हूँ, और मैंने इसको पूरी तरह से जिस हद तक हो सकता था मैंने अपनी कोशिश की। और थैंक यू सो मच फॉर सो माई मैनी नाइस वर्ड्स, और स्पेशली लेटिंग मी टॉक ऑन दिस इम्पोर्टेंट इशू, जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं आजकल अबाउट दिस। जी, आई होप इट वाज तो लोगों को रियली फायदा नाइस हुआ होगा एक्सपीरियंस। हमारी टॉक का। और स्टिल अगर आपसे वो कुछ पूछना चाहें तो मैंने वो डिटेल्स में शेयर कर देता हूँ इसमें, जो कि। और बल्कि एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग आजकल कंफ्यूज हैं कहाँ से बूस्टर बूस्टर मिल रहा है, हाँ। कहाँ से किस सेंटर से नहीं मिल रहा, कहाँ से कौन सी वैक्सीन मिल रही है। तो उसमें मैं एक मैसेज शेयर कर सकती हूँ, मतलब जिसमें सेंटर्स डिफरेंट के उनके नाम हैं, जी। ताकि लोगों को इससे आसानी हो सके। श्योर, आप वो मेरे साथ भी शेयर कर दें, मैं इस वीडियो के एंड में वो ऐड भी कर लूंगा। और उसके अलावा आपसे रब्ता करने के लिए, लोगों के लिए मैं आसानी पैदा करने के लिए, मैं उसमें एड्रेसेस भी ऐड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप फिर भी किसी टॉक पे आएंगी और गपशप होगी, और हम कुछ किसी तरह से लोगों का कोई फायदा सोच सकेंगे, उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकेंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स, एंड स्टे पॉजिटिव,
और आपने ये भी बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि मेंटली भी बड़े स्ट्रांग रहें, चाहे कोई भी डिजीज हो, मेंटली स्ट्रांग रहें तो वो आराम से मसला हल हो जाता है। Although it's life threatening, but like it's still many of the people are saved। और आपने खुद भी देखा कि पाकिस्तान में तो डेथ रेशो वैसे भी बहुत कम है। तो जी इंशाल्लाह ताला टुगेदर वी विल फाइट विद द डिजीज और ये कोविड एंड हो जाएगा डेफिनेटली इंशाल्लाह। डेफिनेटली इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। ऑन दिस नोट थैंक यू लेट्स सो मच। फिनिश इट अप। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।